And this is Sanika of the present, Ramdal's drumkeeper, and like most mundas, plays the drums too. Also brews very good rice beer, quite potent actually. This is Amita Munda, a college teacher and Ramdal's wife. She looks after the family and feeds the innumerable guests that drop by, including me. She also takes part in the protest rallies that Ramdal organizes. Rukmini, the adopted daughter of Amita and Ramdal, and in charge of their kitchen. She studies in school, has lots of friends, and makes brilliant chapatis. Gunjal, their son, who studies in a missionary school and clamors for attention while fighting with his sister Rukmini. Maybe he will grow up to be a master drummer like his father. Sona, whose life revolves around cooking and playing, is actually from a village beyond the hills. Since 85% of the Mundas, the Adivasis or the original settlers, are below the poverty line even today, Sona probably would have been lost in this world of money. But fortunately, she stays with Amita and Ramdayal, like host of others. And here is Ramdayal Munda, who forsook his citizenship in the Manigod's capital, USA, to come back to his motherland to try and preserve Mundari culture. A linguist by training and a politician by choice, he is a master drummer like his father. Also sings and plays the flute brilliantly. Lastly, this is Shoumo, who introduced me to the Mundas. A physicist by profession, but loves the drums better, I think. In fact, I quite aspire to be like him. क्या तो गाना है वो भी आप गुनगुन कर रहे थे ओ वही बेचान है आता समय চলা মধু মধু মধুপুরে मधुपुरे जाओ মধুপুরে যাব গো গভী जो हाथ में गाएंगे निपाट सठके आधार वेणु बजेला बजेला कौन गुणे सन सुंदर देश की जो समस्याएं हैं इम्बैलेंस की समस्याएं
उनको यहाँ के कैनवस में हम, ये हमारा प्रयोगशाला है, यहाँ के कैनवस में हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि विकास भी अगर करना है देश का, तो देश कोई पकड़ में आने वाली चीज़ तो है नहीं। देश तो आदमियों का देश होता है, क्षेत्र का होता है। तो क्षेत्रों का विकास आप कैसे कीजिएगा? वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व कीजिएगा, तभी होगा। कहीं भी वहाँ का स्थानीय आदमी इन्वॉल्व नहीं है। ये जो विषमता हम झारखंड में देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं धीरे धीरे, वो उसकी वजह है स्थानीय आदमी उस विकास प्रक्रिया में है ही नहीं। तो ये आर्थिक पक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसमें पेट है, कपड़ा लत्ता है, शिक्षा है, ये सब का जो सांस्कृतिक पक्ष है वो दिखाई नहीं देता है। भाषाएं चुपचाप गायब हो जाती हैं। जो वैरायटी, सांस्कृतिक वैरायटी देश की है, वो धीरे धीरे यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाती है। जिन चीज़ों को लेकर के दूसरी जगहों में, विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में पश्चाताप हो रहा है कि कहाँ गया हमारा जो डिस्टिंक्टिव जो एक्सप्रेशंस थे हम लोगों के कल्चरल परफॉर्मिंग आर्ट्स के, अभी उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जो आपके पास जो है उसको तो बचा करके रखिए, जो मॉडर्न टाइम्स में फिट नहीं खाता है उसके बारे में सोचिए, उसको कैंसिल कीजिए। लेकिन जिसको मॉडर्न कहा जा सकता है, जिसको अडेप्ट किया जा सकता है, उसको तो रखिए। हम लोगों की लड़ाई उस तरह की लड़ाई है, हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन की लड़ाई है, क्योंकि समाज बाहर के गुणों के बल पर आगे नहीं बढ़ने वाला है। हम लोग 100 साल से भी ज़्यादा साम्यवादी विचारों को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हमारे गांव के बॉर्डर से इधर साम्यवाद आ ही नहीं रहा है, सिर्फ बंगाल में घूम रहा है या केरल में। देश के 2 छोर में हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अगर उसको ये जो समसामयिक समाज से उसको जोड़ना है, तो वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं उसके हिसाब से हम जोड़ेंगे, तब जुड़ेगा बंगाल से लेकर केरल। वो हो नहीं रहा है। नतीजा है कि 20 चूल्हे बन रहे हैं साम्यवाद में भी। अब किस बेसिस पर? अब कांग्रेसी जो शुरू के लाइन के गांधी जवाहर दूसरे जो लोग थे, आप देख रहे हैं उनका हाल चाल। तो स्थानीय आदमी को आप नहीं इन्वॉल्व कीजिएगा तो उसका एक विकास भी नहीं होगा, और मात्र इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल विकास भी नहीं होगा। तो हम लोगों की लड़ाई तो वो टोटल रिकंस्ट्रक्शन में है।
सब पहाड़ से उधर सिंहभूम है, उधर रांची से उधर चाईबासा वाला रोड है, उधर अबाउट 70 किलोमीटर का जंगल इधर, और ये हाईवे जमशेदपुर में मिलता है। बिटवीन द हाईवे गोइंग टू चाईबासा एंड द वे टू जमशेदपुर एंड चाईबासा एकदम कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ आप देख रहे हैं ये धान, वो देखिए तो पहाड़ में जो धान का पैच है वगैरह, धान भी नहीं है वहाँ। इधर जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की मांग को लेकर एक आंदोलन चल रहा है झारखंड, मुझे लगता है ये लास्ट लड़ाई है, लास्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट है, और इसका स्वरूप ज़रूर पॉलिटिकल लगता है, लेकिन ये एक comprehensive touching upon all frontiers of what the people around here see as life battle. Politically हम लोग एट बेस्ट 1915 से देखते हैं इस आंदोलन को, लेकिन इन फैक्ट ये आंदोलन जाता है 200 साल पीछे से। मतलब जब से अंग्रेज इधर आया 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी में की दीवानी में ये इलाका चला जाता है बंगाल के अंडर में, तब से ये रेजिस्टेंस चला आ रहा है। रेजिस्टेंस जो इमीडिएट असर करता है उन तत्वों को लेकर के, ये रेजिस्टेंस को किसी एम्पायर के खिलाफ में नहीं है कि एम्पायर क्या होता है वो भी लोगों को मालूम। अंग्रेज इतिहास में तो हम लोग बोलते हैं उस समय अंग्रेज के एम्पायर में सनडाउन नहीं होता था, ये सब यहाँ का आदमी नहीं जानता है। इतना ही जानता है कि अंग्रेज एनक्रोच कर रहा है, हमारे जीवन का जो दायरा है उस समय एनक्रोच कर रहा है, और उससे इसका इमीडिएट इसका जो लाभ क्या हो रहा है ये भी समझ नहीं रहा है। जो इमीडिएट जो प्रभाव आदिवासी के या इस यहाँ के लोगों के जीवन में पड़ता है वो है कि जिन पर उनका कंट्रोल था, जमीन जंगल बेसिकली फ्रंट में तो यही, लेकिन इवेंचुअली कल्चर जो दिखाई नहीं देता है, ये सब एरियाज में एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो उसी के खिलाफ में आदमी रेजिस्ट किया, और ये 1765 से लेकर के जैसे जैसे अंग्रेज का इंटरेस्ट तो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस में हाथ लगाना, उससे लाभ उठाना, यही सब था। फॉरेस्ट से शुरू हुआ, मिनरल में आया, और उसके बाद लैंडेड प्रॉपर्टी जिसकी है टैक्स। लैंड तो यहाँ का कोई बढ़िया तो है नहीं कि उतना आकर्षण उसमें होगा, लेकिन तब भी चूँकि लैंड में ही फॉरेस्ट होता है, लैंड में ही मिनरल होता है, इसलिए टैक्सेशन वगैरह लगाया। तो ये टैक्सेशन जैसी कोई चीज़ ये आदमी जानता नहीं था, और उसको भी इंडिविजुअलाइज करके टैक्स मांगा जा रहा है। तो लोग कम्युनिटी जानते हैं, कम्युनिटी गांव बसाता है, कम्युनिटी जंगल साफ करता है। तो ये कम्युनिटी ओरिएंटेड लाइफ में एक व्यक्तिवादी जीवन हावी होना, जो
लगता था आदिवासी को यहाँ के कि एक दूसरा ही पैटर्न जीवन का उन पर लादा जा रहा है, जो कि वो समझ नहीं रहा था। उस रेजिस्टेंस यही सबका था। अभी हम लोग उस सबको इंटेलेक्चुअलाइज जब करते हैं तो लगता था कि हम लोग लगता है कि एक अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल का जो आदी है आदिवासी, उसको चैलेंज करके एक नया सेटअप खड़ा करने की जो कोशिश हो रही थी, उसी के खिलाफ में रेजिस्टेंस था। और कोई अलग राज्य बनाने का जैसा कोई एजेंडा नहीं था। कोई भी व्यवस्था जो उसकी ज़मीन पर, उसके जंगल पर, उसके समाज पर उसका कंट्रोल स्वीकार करे, मान्यता उसको दे, उससे ज़्यादा आदिवासी और कुछ नहीं चाहता। लेकिन इन सब को बदलने के लिए पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो पॉलिटिकल पावर ही हावी होता हुआ जब देखा तो पॉलिटिकली हावी होने का जवाब पॉलिटिकल रिडेम्पशन भी एक रास्ता था। इसलिए ये पॉलिटिकल आंदोलन ये हो गया है। तो इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, जो थोड़े बहुत सोचने समझने वाले लोग इधर हैं, कि ये जो अल्टरनेटिव व्यवस्था जिसका आदि है आदिवासी, उसको बदलने का ही ये सारा इंतजाम है। और चूंकि आदिवासी को जैसे हम यहाँ देख रहे हैं वो एक स्मॉल पॉकेट है, या इस तरह का जनजीवन जहाँ भी देश में है वो डोमिनेंट सोसाइटी की तुलना में एक नॉन डोमिनेंट एक पॉकेट है। वहाँ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इस डोमिनेंट सोसाइटी के साथ उछलेगा, ताल में ताल मिला करके उछलेगा, रेजिस्ट नहीं करेगा। डोमिनेंट सोसाइटी ये रियलाइज नहीं करता कि ये जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स, उसके बहुत सारे पक्ष हैं जो कि अच्छे भी हो सकते हैं, उसकी व्यवस्था से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन समहाउ डोमिनेंट सोसाइटी दुनिया में हर जगह ये सब अपनी कमजोरियां दिखता नहीं। और अभी उसका स्वरूप हो गया है कि ओवर ईयर्स, I'll say over about 5,000 years, these people who otherwise were a sizable population gradually have been reduced to a small number of people. And the expectation at this time is that they would be towing the dominant line, which these people are finding very difficult. तो सवाल है कि जो डोमिनेंट सोसाइटी, डोमिनेंट हम बोल रहे हैं, नॉट नेसेसरली मेजॉरिटी, डोमिनेंट सोसाइटी जो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये जो नॉन डोमिनेंट लोग हैं, अभी आउट एंड राइट हम अभी मार्जिनलाइज्ड उनको देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम वो पैरेलल सोसाइटी थे, लेकिन अभी ऐसे लोग मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। जो ये मास है, साइजेबल मास है, जिसकी आवाज़ ही डेमोक्रेसी में दिखाई देनी चाहिए। जो आदिवासी लोग about 8% हैं। 8% का मतलब वो जर्मनी की पॉपुलेशन के बराबर होगा ये पॉपुलेशन। तो ऐसे लोगों को हम बोल रहे हैं कि तुम मेन स्ट्रीम में आओ, तुम अलगाववादी हो रहे हो, तुम पृथकतावादी बन रहे हो। एक तो ये प्रॉब्लम, ये पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन नहीं है, इसको प्रॉब्लम बना करके खड़ा करना। कुछ लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम खड़ा करते हैं पहले। वैसे ही इन लोगों के बारे में जैसे
इन लोगों को कहा जाता है कि तुम एंटी विकास हो, एंटी डेवलपमेंट हो। ये तो सिर्फ कहने की बात है। कौन कौन विकास नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कपड़ा लत्ता ठीक से पहने, पेट थोड़ा ठीक से भरे, पढ़ा लिखा हम बाल बच्चा हमारा हो, ये कौन नहीं चाहेगा? लेकिन इन लोगों को कहा जाता है तुम एंटी डेवलपमेंट हो। बात है कि ये विरोध इतना ही करते हैं कि विकास ठीक है, विकास हो, हमारा भी विकास हो। ये नहीं हो रहा है। इनको उजाड़ कर विकास हो, इसमें हाँ भरें, हामी भरें, ये तो कोई नहीं करेगा। जब इसका विरोध करते हैं, इसको पॉइंट आउट करें। विरोध क्या है? विरोध स्टेट पावर के सामने कोई विरोध तो नहीं कर सकता है। स्टेट पावर इतना है कि यू कैन बुलडोज थ्रू। दीज पीपल सिंपली पॉइंट आउट, ऑल राइट, लेट देयर बी डेवलपमेंट, बट व्हाट अबाउट अस? लेट अस आल्सो डेवलप। दिस इज ऑल। अभी जो फाइनर थिंकिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एकदम सेल्फ जनरेटिंग डेवलपमेंट, ये सब की बात कर रहे हैं, दोज थिंग्स डोंट इवन कम इनटू पिक्चर। इवन लेट्स से डिवास्टेटिंग डेवलपमेंट, इवन इन दैट वी आर एब्सोल्युटली नॉन पार्टिसिपेंट। पीपल वांट प्लेन पार्टिसिपेशन। और चूंकि एंटी डेवलपमेंट हैं तो ये लोग बोलते हैं तुम एंटी नेशनल भी हो। ये तो अनदर आउटरेजस चार्ज है। आदिवासी, जब उसको आप आदिवासी बोलते हैं, इनफैक्ट दैट्स द बेस्ट थिंग दैट द कंट्री हैज डन टू द आदिवासी पीपल, calling them, recognizing them, giving recognition to their being the first settlers. लेकिन उसको आप बोलते हो कि तुम एंटी नेशनल हो। एक तो आप बोल रहे हैं तुम देश का पहला सिटीजन भी हो, और बोल रहे हैं कि तुम एंटी नेशनल हो। इससे ज़्यादा कंट्राडिक्टरी बात नहीं कही जा सकती है। दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग दैट यू कैन आइडेंटिफाई द आदिवासी विथ, टू बी कॉलिंग एंटी नेशनल। जो उलगुलान, ये बिरसा के समय थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और अब तो धीरे धीरे उलगुलान का मतलब ही आंदोलन हो गया। अपराइजिंग, रिबेलियन, रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट, ऑल दोज कलर्स, उलगुलान। उलगुलान के जो गीत इधर हुए, गीत एज ए होल, ये इमोशनल एरिया है, और इमोशनलिटी लोगों की अपनी भाषा में ज़्यादा प्रकट होती है। इसलिए इस इलाके में अगर कोई आप हिंदी उलगुलान गीत खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि या अंग्रेज़ी उलगुलान गीत भी नहीं, बांग्ला भी नहीं मिलेगा। उलगुलान गीत लोग अपनी अपनी भाषाओं में बनाते हैं, गाते हैं, और उससे चार्ज्ड होते हैं, रिचार्ज्ड होते हैं। तो चूँकि
मेरी अपनी परंपरा, जो एक छोटे दायरे की जो मिनिमम परंपरा जिससे मैं निकला हूँ, वो मुंडा लोगों की है। इसलिए उलगुलान गीत हमको मुंडारी में जो गाए जाते हैं वो ज़्यादा रिलेट करते हैं। आंदोलन इधर अंग्रेज जब से आया तब से हुए, रेजिस्टेंस के मूवमेंट, ये 1765 के आसपास से। लेकिन जवाबी जो आंदोलन हुए वो बहुत पीछे चल करके 1820 के आसपास से, और वो एक ग्रेट कोल रिबेलियन जिसको बोलते हैं 1832-33 का जो आंदोलन, इधर का पहला बड़ा आंदोलन, कोल आंदोलन के रूप में, कोल इंसरेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, उस समय दिखाई देता है। उसके बाद संताल आया 1855-56 में। उस समय भी एक लार्ज स्केल मास मोबिलाइज हुआ। बल्कि 1855-56 वाले को हूल भी बोलते हैं, हूल क्रांति, द हूल ऑफ 1855। लेकिन वो आगे जाकर बिरसा के समय 1895 से 90 का जो पीरियड 5 साल का है, उसमें इसी हूल का स्वरूप उलगुलान हो गया। तो अभी सभी गीतों को, अभी तो बल्कि मुंडारी ही नहीं, जितने आंदोलनकारी सेंटिमेंट को लेकर के गीत बने जाते हैं उनको उलगुलान गीत लोग बोलते हैं, आंदोलन गीत। तो उसमें एक दो बहुत नामी हुए। ये अंग्रेज़ों के साथ बिरसा का जो कन्फ्रंटेशन हुआ या उसके पहले भी, तो उनमें से एक दो गीत बहुत नामी हुए। एक दो मैं, जितना मुझे याद है, मैं सुनाता हूँ आपको। पहले का अर्थ है 1899, ये कल्मिनेशन ऑफ बिरसा आंदोलन इन 1899, 1899 रहे। मारे हो को काबले लोग 1899 में देखे मप, ये पहली कड़ी में दे के मप, लोग पहाड़ों पर चले आए और ये डोंबारी बुरू, डोंबारी के पहाड़ पर लोग चढ़ाए। इसका जवाबी जो स्टैंजा है वो बोलता कौन लोग हैं ये लोग। तो लोग को फर्दर पिन पॉइंट करता है, ये लोग बिरसा के लोग पहाड़ पर चले आए। और कौन लोग थे? ये तेलंगा चपरासी को, ये तेलंगा में टॉल सिपाही लोग, ऊंचे कद काठे वाले, ऊंचे शरीर वाले सिपाही वहां पहुंचाए। लोग आए तो उन्होंने क्या किया, ये सवाल है। लड़ाई हुई, उसका जवाब है। और जो मैदान, एक मिथिकल मैदान, किसी सपाट मैदान को लोग दूध की तरह सपाट मैदान की से जानते हैं। रियलिटी वैसी नहीं है। डुमारी पहाड़ वो सपाट नहीं है, वो तो पठार है, प्लेटो है। लेकिन लड़ाई होनी है तो फ्लैट होना है, इसलिए दूध से मैदान में, दूध की तरह वाले मैदान में लोग जमा हुए और युद्ध हुआ। तो दही जैसा लगने वाला जो मैदान है वहाँ लड़ाई हुई।
तो जो कन्फ्रंटेशन को दूध वाइट है, वो जब लड़ाई होती है तो वो खून में बदल जाता है, वो खून में बदल गया, दही लाल हो गया ये। और चूंकि बिरसा को हीरो बनाना है तो गीत बोलता है कि तुम्हारे थोड़ा एग्जैजरेटेड है, 20 हाथ की पगड़ी है बिरसा, ये खून से लथपथ हो गई। साहित्य में थोड़ा एग्जैजरेशन होता है, 20 हाथ की पगड़ी कौन बांधता है, लेकिन 20 हाथ की पगड़ी। ऐसे जो बिरसा की जो इकोनोग्राफी है, बिरसा इज आइडेंटिफाइड विद द टर्बन। इफ यू वांट टू ड्रॉ बिरसा, मेक एनीथिंग विद द टर्बन, दैट्स बिरसा। तो वही 20 हाथ की पगड़ी, 20 cubit long turban of yours, बिरसा, turned red, blood stained। तो ये रफली उसका अर्थ है। तो ये जदुर गीत में, जदुर राग में लोग इसको गाते हैं। जदुर स्प्रिंग टाइम में सरुल के समय गाए जाने वाले पॉपुलर राग्स में से है, और इसका नाच बहुत फास्ट होता है, दौड़ने जैसा। ये जैसे वार के डिस्क्रिप्शन के लिए एक खास किस्म की मात्रा होती है, मीटर होती है, उसी तरह ये आंदोलन गीत के लिए जदुर मीटर ठीक रहता है। ऐसे जदुर में भी कई मेट्रिकल अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन एट एनी रेट जदुर राग में आंदोलन गीत एक दो और भी होगा। 1899 रे मारे हो कोरा काबले, डुम्बारी बुरु रे मारे हो कोनु पारले। अठारह सौ 99 रे मारे हो कोरा काबले, डोबारी बुरु रे मारे हो कोनु पारले। मारे हो कोरा काबले बिरसा भगवान को, मारे हो कोनु परेले तेलेगा चपरासी को। मारे हो कोरा काबले बिरसा। दूसरा गाना जो हम रखना चाहते हैं वो उसको आधुनिक कहा जा सकता है। हम लोग एक साथी ने, दुलाय चंद्र मुंडा उनका नाम, इधर पढ़ाते थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई, ब्रेन हेमरेज से वो मर गया। उन्होंने लिखा ये गीत, डोंबारी बुरु चेतन रे। तो सेम डोंबारी बुरु, तो डोंबारी बुरु चेतन रे, ओ कोई दुमंग रू तना को सुन तना। कौन मांदर बजा रहा है कि लोग नाच रहे हैं। इसका डोंबारी बुरु लातार रे, डोंबारी पहाड़ के नीचे ओ कोई बिगुल साड़ी तना। कौन बिगुल बजा रहा है कि लोग ऊपर ताक रहे हैं। तो इसका जवाब है डोंबारी बुरु के ऊपर बिरसा मांदर बजा रहा है, लोग नाच रहे हैं। और डोंबारी पहाड़ के नीचे स्लोप्स में सायो
बिगुल सड़ितना, साहब को साहब बोलते हैं मुंडारी में। साहब बिगुल बजा रहा है, बिगुल प्ले कर रहा है कि लोग ऊपर देख रहे हैं। On top of the Domari hill, who is playing the drum? That people are dancing. Below the Domari hill, who is playing the bigul or a bugle? That people are looking up. उसका जवाब है, it's Birsa who is playing the drum. People are dancing. अब in fact उधर people तो नाचता तो नहीं होगा, लेकिन somehow you, in your wishful thinking, you want to make your hero come out victorious and celebrating also. So Birsa is seen as dancing. And below the Domari hill, it's the Sahab, it's the white man playing or blowing the bugle, that people are looking up. Then the explanation further extends by saying that it's for the sake of his country. In fact, it's not saying his, it's for the sake of country, their country, his country, for everybody's country. People are dancing. And in order to shoot, or so that shooting can take place, the Sahibs blowing the bugle. So this is the meaning. Dobari buru citane re no koe du mangru tanaku susu netana, no koe du mangru tanaku susu netana. Dobari buru latare re cimae bigulu saditana ko sangila kada, cimae bigulu saditana ko sangila kada. Dombari buru citane re Birsa du mangru tanaku susu netana, Birsa du mangru tanaku susu netana. Dombari buru latare re sayo bigulu saditana ko sangila kada, sayo bigulu saditana ko sangila kada. Jonom disum nange nege Birsa du mangru tanaku susu netana, Birsa du mangru tanaku susu netana. Guli chalao nange nege sayo bigulu saditana ko sangila kada, sayo bigulu saditana ko sangila kada.